हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम पढ़ेंगे फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टर्म पढ़ेंगे हम, क्या? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पढ़ा था कि जो क्वांटिटेटिव होता है आपके पास में, ठीक है, क्वांटिटेटिव वो किसको डिस्क्राइब करते हैं? क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट। तो जो हमें कैथोड और एनोड की अमाउंट के बारे में बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी। जैसे कि इसमें क्वांटिटी मतलब अभी वेट आपके पास में, वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल। एन क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास में? नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। अब ये 96,500 कूलाम कैसे निकालते हैं वो देखो। तो मैं कहूँ कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, खाली मैं ये कहूँ कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलाम होता है। अब मैं कहूँ कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, इन की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल में कितना होगा आपके पास में? इन 1 मोल। तो हम क्या करते हैं, हम अवगाद्रो नंबर से, ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अवगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू में 10⁻23। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 गुलाम। जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 96486, ठीक है, गुलाम। और नियरली इसको हम क्या मानते हैं? 96,500 गुलाम। और एक गुलाम में कितने फैराड होते हैं? तो 96,500 गुलाम जो है, 96,500 गुलाम किसके बराबर होता है आपके पास में? 1 फैराड के बराबर होता है। 96,500 गुलाम किसके बराबर होता है? 1 फैराड के बराबर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये आपको याद रखना है कि एक, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपके पास में? 96,500 गुलाम। और 96,500 गुलाम में कितने फैराड होते हैं? तो कितने होते हैं? 1 फैराड। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है भाई? द मास ऑफ ए सबस्टेंस, द मास ऑफ ए सबस्टेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। या तो आप कहो कि ये डिपॉजिट होता है, या कहो कि ये क्या होता है? लिबरेट होता है, ठीक है। कहां पर भाई? एट एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के पास। एट एन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the is directly proportional to the quantity of charge pass, quantity of charge pass। तो इसका मीनिंग समझिए अब क्या कहता है। कहता है कि कितना मास ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है, या तो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो या लिबरेटेड हो, तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चार्ज के। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मास को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू क्या आपके पास में? मास ऑफ ए सब्सटेंस। और ये कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? लिबरेट हो रहा है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है आपके पास में? क्यू के। क्यू क्या आपके पास में? चार्ज, ठीक है, क्यू क्या है? चार्ज। अब यहां से देखिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू
यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, क्या आ जाएगा, जेड, जेड क्यू। ठीक है, जेड यहाँ पर क्या है, ठीक है, जेड इज इक्वल टू, जेड क्या आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हमने ये पढ़ा है कि जो चार्ज होता है, चार्ज, चार्ज बराबर होता है किसके, करंट इनटू में टाइम, करंट इनटू में टाइम। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। तो अब अगर मैं ये वैल्यू कहाँ पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, चार्ज, चार्ज का सिंबल क्यू, करंट, करंट को हम किससे दिखाते हैं, आई से, ठीक है, टाइम को किससे, टी से, और इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड। अब सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दो, पुट करेंगे तो क्या होगा, पुट इन वैल्यू फर्स्ट, पुट इन वैल्यू फर्स्ट, तो क्या होगा आपके पास में, W इज इक्वल टू जेड, और Q की जगह आपको क्या रखना है, आई इंटू में टी, आई इंटू में टी, तो ये फार्मूला बन जाता है हमारे पास में, जेड इंटू आई इंटू में टी। अब बेटा यहाँ पर W क्या है, W आपके पास में मास ऑफ ए सबस्टेंस, W क्या है, मास ऑफ ए सबस्टेंस, ठीक है, Q क्या है, चार्ज, Q आपके पास में क्या है, चार्ज, और चार्ज किसमें होता है भाई, कूलम्ब में आएगा। करंट, ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, करंट किसमें, एम्पियर में। टाइम, टाइम किसमें भाई, सेकंड में, टाइम किसमें, सेकंड में, ठीक है। अगर बेटा मैं ये कहूँ कि मैं मान लूँ कि आपके पास में कि लेट Q इज इक्वल टू, चार्ज इज इक्वल टू कितना, 1 कूलम्ब, तो जब चार्ज 1 कूलम्ब के बराबर होगा तो जो हमारा W हो किसके बराबर हो जाएगा, जेड के, किसके बराबर हो जाएगा, जेड के। तो मैं क्या लिखूंगा, जेड क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ईसी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इज डिफाइन एज द, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, इज डिफाइन एज द मास ऑफ सबस्टेंस ऑब्टेन, मास ऑफ सबस्टेंस obtained by passing, obtained by passing a charge of 1 coulomb, a charge of 1 coulomb through it। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भाई हमने, ठीक है, कुलाम कितना लिया, एक लिया, चार्ज मतलब चार्ज आपने कितना पुट किया, 1 कूलम्ब पुट किया, तो इसका मतलब क्या कि जो जेड जो हमारा है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वह किसके बराबर है, W के। तो जो मतलब मास हमें मिलेगा, W किसके बराबर मिला, कि भाई जेड इक्वल टू W कब मिला, जब हमने चार्ज को कितना पुट कर दिया, 1 कूलम्ब पुट कर दिया, ठीक है। जैसे कि भाई मैं एक एग्जाम्पल से समझूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ठीक है, सोडियम एक अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करवाता है, लॉस करवाता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, सोडियम बनाता है, ठीक। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो मैं यहाँ क्या लिखूं कि भाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ Na, मतलब सोडियम के, ठीक है, 1 मोल ऑफ Na। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना है भाई, एक इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में मतलब 96,500 कूलम्ब, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 96,500 कूलम्ब, ठीक है। ये हमने ट्राई किया था अभी, एक किसके बराबर होगा ये आपके पास में, सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम, 23 ग्राम। तो यदि मैं यहाँ से जेड, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके लिए निकालूं, सोडियम के लिए निकालूं, तो क्या आ जाएगा, मतलब क्या, मतलब 1 कूलम्ब के लिए निकालूं, ठीक है, 1 कूलम्ब के लिए, तो क्या होगा आपके पास में 23 अपॉन में 96,500 इंटू में 1, ठीक है। तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे कितनी आ जाएगी, 0.0002 383। लेकिन यहाँ से एक फार्मूला ड्राई होगा आपके पास में, फार्मूला जेड का क्या ड्राई होगा, ऊपर तो क्या देखो मास है क्या,
ठीक है। तो ऊपर हमेशा क्या आएगा, अगर मोलिकुलर तो मोलिकुलर मास, या कोई एटम है तो उसका क्या आएगा आपके पास में, एटॉमिक मास। ये अपॉन का साइन नहीं है, देखो या तो कोई मोलिकुलर तो उसका मोलिकुलर मास आएगा, जैसे यहाँ सोडियम था तो सोडियम क्या आएगा, एटॉमिक मास। नीचे ये 96,500 तो क्या रहेगा आपके पास में, फिक्स। और वन क्या है यहाँ, ये वन क्या आपके पास में, एन फैक्टर। ये वन क्या आपके पास में यहाँ से वन फैक्टर। तो ये फार्मूला आपके पास में ड्राइव हो गया। तो Z इज इक्वल टू मोलिकुलर मास या उसका एटॉमिक मास अपॉन में 96,500 और इनटू में एन फैक्टर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देके समझाऊं, तो देखो एग्जांपल, जैसे कि मैं कहूँ Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2। तो क्या बनाता है, Mg। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो किसके बराबर होगा आपके पास में, ठीक है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 2 मोल मतलब 2 इंटू में इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 96,500, जो हम निकाल चुके। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना है, 96,500 कूलम। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के मास के बराबर, कितना, 24 ग्राम। अगर यहाँ से मैं जेड निकालू किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए, तो 1 कूलम किसके बराबर आएगा, यहाँ से इसका कूलम का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, 24 अपॉन में, ठीक है, 96,500 इंटू में 2। तो फार्मूला हमारा वही यूज हो रहा है, क्या भाई, ऊपर तो क्या है, एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास, ठीक है, और नीचे क्या, 96,500 और इनटू में क्या है, एन फैक्टर। तो मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना है, चार्ज कितना है इसके ऊपर, 2, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 2 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे बेटा, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू जेड क्यूब। ठीक है, और जेड हमने अभी कैलकुलेट करना सीखा है कि क्या, या तो मोलिकुलर मास या फिर उसका एटॉमिक मास। और नीचे क्या भाई, 96,500 इंटू में एन फैक्टर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया हमारे पास। अगर मैं इस जेड की वैल्यू को अब यहाँ पर पुट कर दूं, मान इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट और इसको मान लेता हूँ सेकंड। अब इस पुट इन वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूं तो ये क्या बनेगा भाई, W इज इक्वल टू, ठीक है, जेड की जगह में क्या पुट करूं, ये वाला फार्मूला पुट करूं, तो मैं मोलिकुलर मास एटॉमिक मास को एक जगह लिख लेता हूँ, क्या, मोलिकुलर मास लिख लेता हूँ। और क्यू की जगह क्या लिख लूं भाई, क्यू भी आपको पता है क्या होता है, आई इंटू में टी। तो क्यू की जगह में क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू में टी। नीचे क्या आएगा भाई, 96,500, ठीक है, और इंटू में एन फैक्टर, इंटू में एन फैक्टर। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर इसको स्टार कर ले। अब दूसरा और क्या क्या फार्मूले ड्राइव किए जा सकते हैं वो देखें, और क्या क्या फार्मूले ड्राइव किए जा सकते हैं। एक हमें पता है कि मोलिकुलर मास अपॉन में एन फैक्टर किसके बराबर पड़ा था, ये इक्विवेलेंट मास के बराबर पड़ा था। किसके बराबर पड़ा था भाई, इक्विवेलेंट मास के बराबर पड़ा था। तो मोलिकुलर मास अपॉन में एन फैक्टर क्या है आपके पास में, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को मैं किस लिखता हूँ, ई एम से। ठीक है, तो जो हमारा ये फार्मूला है, ठीक है, तो इसमें बताइए एक मोलिकुलर मास अपॉन में एन फैक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट मास लिख सकता हूँ। मैं यहाँ लिख दूंगा इक्विवेलेंट मास। देखिए, तो W इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास, इक्विवेलेंट मास, फिर बचा क्या क्या, I इंटू में T, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 96,500। क्यों भाई, मोलिकुलर मास अपॉन मैन फैक्टर की जगह मैंने क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट मास। ये फार्मूला भी हमें न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत ज्यादा आसानी करेगा सोल्व करने में। अगर इस फार्मूले में देखें, आपको पता है कि भाई ये जो मोलिकुलर मास है, ठीक है, मैं इसके अपोन में ले आता हूँ, वेट के अपोन में ले आता हूँ। तो ले आता हूँ, देखो क्या बनेगा, W इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। तो उधर सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, I इंटू में T अपोन में 96,500 और इंटू में एन फैक्टर। आपको पता है वेट अपोन मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, I इंटू में T
96,500 इंटू में n फैक्टर। एक फार्मूला ये बन गया हमारे पास, इसको भी हमें याद करना है ताकि न्यूमेरिकल पार्ट में हमें आसानी रहे। अब देखा जाए तो यहाँ जो नंबर ऑफ मोल है, ठीक है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, n फैक्टर के। नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए किसके, n फैक्टर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कैथोड, तो मैं किसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कैथोड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ एनोड, ये किसके बराबर होंगे, ठीक है, n फैक्टर ऑफ ए अपॉन में n फैक्टर ऑफ सी, मतलब n फैक्टर ऑफ एनोड अपॉन में n फैक्टर ऑफ कैथोड। तो एक दूसरे के क्या होंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये भी पार्ट आपको याद रखना है। अगर वेट, एक मोल का फार्मूला और क्या होता है कि भाई वेट बराबर क्या होता है, n इंटू मोलिकुलर मास, ये भी आप याद रख लें। मोल से निकालते कि नंबर ऑफ मोल क्या था, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, तो वेट निकालना पड़े तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू में मोलिकुलर मास। और मान लो कोई गैस का केस हो, ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल में केस ऑफ गैस, ठीक है, तो एन गैस के लिए आप क्या करते हो कि भाई अगर वॉल्यूम, गैस के केस में क्या होती है, एसटीपी कंडीशन लगाते हैं, गैस के केस में क्या लगाते हैं, एसटीपी कंडीशन लगाते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 22.4 लीटर। क्योंकि आपको पता है कि किससे आता है, ये हमें पढ़ा है कि जब अगर नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, वॉल्यूम अटैच टीपी है, तो क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम निकाले तो क्या हो जाएगा, एन इंटू में 22.4 लीटर, इसी से निकाला है। एक हमने पढ़ा आइडियल गैस होती है इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यदि यहाँ से वी वॉल्यूम निकाला जाए तो क्या होगा आपके पास में, एनआरटी बाई पी, एनआरटी बाई पी, ये भी आपको याद रखना, एनआरटी बाई पी, ठीक है। ये था हमारा बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर इसी क्रम में मैं बात करूं आपसे बेटा हमारे दूसरे लॉ के लिए, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनिए। इसके लिए बेटा डायग्राम की आवश्यकता होगी, तो चलो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये डायग्राम हमारे पास देखो, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है बेटा, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। मैंने यहाँ पर दो बीकर ले रखे हैं, ठीक बेटा, दोनों बीकर के अंदर अलग अलग क्या भर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट को भर रखा है। और ये दोनों बीकर कैसे हैं, कनेक्टेड इन सीरीज से क्या कर रखे हैं, जोड़ रखे हैं। और दोनों बीकर में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया गया है, भरा गया है। और इनके अंदर जो करंट पास किया गया है वो कैसा पास किया गया है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पर करंट क्या है, सेम है, टाइम भी क्या है, सेम है। तो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये कहता है कि बेटा कि आपको दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं, ठीक है, जब उसमें क्या पास करवाना है, करंट, करंट जो पास करवाए वो कैसे होगा, सेम होगा। तो देखो एक बीकर उसमें मैंने ले रखे इलेक्ट्रोलाइट क्या, AgNO3, दूसरे बीकर में क्या ले रखा है, कॉपर सल्फेट, और इसको एक बैटरी से जोड़ रखा है। ये कैसे, दोनों बीकर कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज से जुड़े हुए हैं। तो ये इसका नेगेटिव पार्ट, इसका क्या है, पॉजिटिव पार्ट। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से जो रोड को जोड़ रखा है, और ये दोनों जिसका, और दूसरी बात, विशेष बात क्या है कि इसमें कि जो जिसका सॉल्यूशन है, रोड भी आपके पास में उसी की है, जिसका सॉल्यूशन है रोड भी उसी की है। जैसे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है तो रोड किसकी है, सिल्वर की। यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो रोड किसकी है, कॉपर की। ये कैथोड है तो ये नेगेटिव सिरे से जोड़ रखा है बैटरी से, तो ये क्या है, कैथोड। तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा, एनोड। और इसमें ये वाला सिरा आपके पास में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसका, एनोड। तो इसका दूसरा वाला सिरा क्या होगा आपके पास में, कैथोड। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो उसमें वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा गया है, सीरीज के अंदर क्या क्या है, जोड़ा गया है। अब ये होता क्या है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि दो इलेक्ट्रोलाइट हैं और सेम क्वांटिटी पास कराते हैं, ठीक है, और ये सीरीज के अंदर होंगे। तो जो वेट होगा सब्सटेंस का, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोड, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। तो जो वेट होगा सब्सटेंस का वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो एक AgNO3 सॉल्यूशन ले रखा है, क्या ले रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है। इसको मैंने किस में जोड़ रखा है, सीरीज में जोड़ रखा है, और इनमें मैंने क्या पास करा रखा है, करंट को सेम पास करवा रखा है। तो जो वेट होगा, सिल्वर डिपॉजिट होगा, वेट होगा, वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के। और जो वेट कॉपर डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा आपके पास में, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के। तो जैसे कि मैंने क्या क्या बेटा, कि जो एग्जाम्पल सीधी हम इसको समझें, तो ये क्या है कि एक तो मैंने क्या ले रखा है, AgNO3 सॉल्यूशन, और दूसरा क्या ले रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और इनको मैंने क्या कर रखा है, किससे जोड़ रखा है, सीरीज में जोड़ रखा है, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने सीरीज में जोड़ रखा है। और करंट कैसा पास करवाया है, सेम। इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास, ठीक है। करंट कैसा पास करवाया है भाई, सेम। विद द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास। तो क्या हुआ भाई आपके पास में कि जो वेट है, ठीक है, वेट ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड है, वह डिपॉजिट होगी किसके बराबर, उसके इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, ठीक है। दूसरा भाई, जो वेट होगा हमारे पास, ठीक है, दूसरी रोड किसकी थी, कॉपर की, तो वेट ऑफ कॉपर रोड डिपॉजिटेड, ठीक है, वो किसके बराबर होगी आपके पास में, इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसके, कॉपर के, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के। और यही हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि भाई, जब हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट किस में जुड़ी हुई हो आपके पास में, सीरीज के अंदर जुड़ी हुई हो, तो जो वेट होगा इलेक्ट्रोड का, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके इक्विवेलेंट वेट के। तो वह किसके बराबर होता है, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो बेटा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।